Good evening, everyone. Am I audible? All right. So, can we start the session now? All of you are ready? Yes, beta. Everyone is fine. Yeah. Yeah. Let me just check my camera settings and then we'll start the session. So, how are you all? Exams वगैरह ठीक हो गए आपके? All right. Okay. Okay. Maths was hard. Okay. Okay. Chalo. I really wish best of luck to everybody. Now let's start today's session without wasting any further time. So the first and foremost is the Ganga वाटर ट्रीटी. आपने बहुत सारी वाटर ट्रीटी सुनी होगी. Like you have heard about Indus Water Treaty, which is between India and Pakistan, right? Now let's discuss about Ganga Water Treaty. As you all know that Ganga River shares, you know, border with Bangladesh also. So it's very evident that जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो दो जो कंट्रीज हैं जिसके बीच में है इंडिया और बांग्लादेश. इम्पोर्टेंट ये है ये ट्रीटी 1996 में हुई थी और बेसिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा वाटर होना चाहिए, राइट? मेजरली जो एरियाज हैं वहां पे फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए. सर इंडिया एंड पाक. हाँ हाँ हाँ. 1960 में बेटा इंडस वाटर ट्रीटी थी. 1996 में आपकी गंगा वाटर ट्रीटी. तो गंगा वाटर ट्रीटी आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थी. अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये इनिशियली ट्रीटी सेट हुई थी ना तो ये सेट हुई थी टिल 2026. और आपको पता है अभी नेक्स्ट ईयर 2026 आने वाला है. तो अभी इसमें रिवाइज होने वाली है 2026 में. एंड कंसीडरिंग टुडेज टाइम आपको ये भी पता चल रहा होगा दैट इन टुडेज टाइम वी डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश. एवर सिंस जब से वहां पर शेख हसीना उन्हें हटाया गया है वहां पर अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है जिसे मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं. अभी आपने एक हफ्ते पहले का न्यूज देखा होगा जब वहां के आर्मी ने बोला है दैट वी विल टेक कंट्रोल. तो वहां पे हालत ज्यादा ठीक चल नहीं रही है और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ठीक नहीं चल रही है बिकॉज द अवामी लीग which is led by Sheikh Hasina. India used to have a very good relation with the Awami League, but now this new government they are against Awami League. तो टेक्निकली कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन है व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश. सो दैट्स व्हाई दिस गंगा वाटर ट्रीटी इज आल्सो इन न्यूज. तो आपको क्या याद रखना है व्हेन वाज दिस ट्रीटी took place. This treaty is between which two countries? India and बांग्लादेश. अब यहाँ से बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गंगा, राइट? द गंगा रिवर. यमुना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की. Recently, we have successfully conducted Mahakumbh also, which took place in Prayagraj. Here, in the map it is written Allahabad, it is Prayagraj because it is a meeting place of Ganga, Yamuna, and there is one mythological river also, Saraswati, but geographically Ganga and Yamuna is there. And if you see this Ganga river, after traveling through Uttar Pradesh, Bihar, you know, Jharkhand, West Bengal, it drain into where Bay of Bengal by passing through बांग्लादेश. तो गंगा जो है बांग्लादेश में पास होके जाती है. पर आपको यहाँ पे ना कैचवर्ड याद रखना है. इन बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड एज पद्मा. गंगा इज कॉल्ड एज पद्मा. वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यार बांग्लादेश में गंगा को गंगा बोलते हैं, आंसर इज नहीं, वहां पर आप पद्मा बोलते हो. एंड यू मस्ट हैव यू नो notice this thing also, this stream which is named as Meghna. you know why this Meghna is important?
Why this Meghna is important? This Meghna is important because this Meghna is a combined stream of Ganga and Brahmaputra in Bangladesh, right? तो मेघना किसे बोलते हैं? बांग्लादेश में मेघना बोलते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की कंबाइंड स्ट्रीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है. आप यहाँ पे देख रहे होगे जमुना, ये दिख रहा है. और आप दिल्ली में हम जमुना किसे बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज? यमुना को. यमुना को बोलते हैं ना, जैसे जमुना पार है ना. तो जमुना पार है ना. बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को. तो ये बातें याद रखनी है, बड़ी सिंपल है. ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज कॉल्ड एज जमुना. Ganga in Bangladesh is called as Padma, and the combined stream of Jamuna and Padma, or the Ganga and Brahmaputra, is called as Meghna in Bangladesh. And all of them drain into Bay of Bengal. And in this Bay of Bengal, before draining, they construct one delta also, right? And it is named as Sundarban. So Sundarban Delta, which is the largest delta of the world, is formed by majorly two rivers, Ganga and Brahmaputra, and the area covered by Sundarban is इंडिया का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश. सारी बातें याद रखोगे? हाँ, जल्दी से मुझे यस 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 बोल दो. दैट यस सर. फेमस फॉर बंगाल टाइगर. यस, वेरी गुड. इसीलिए आपने देखा होगा जो बांग्लादेश की टीम, जब क्रिकेट टीम मैच खेलने आती है, वो शेर बन के आते हैं, बिकॉज रॉयल बंगाल टाइगर भी वहां पर मिलते हैं. और इस सुंदरबन का नाम सुंदरबन पता है क्यों है? सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसलिए है बिकॉज देयर इज वन ट्री नेम एज सुंदरी ट्री विच इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज सुंदरबन. याद रखोगे सारे फन फैक्ट. फन फैक्ट से ज्यादा एग्जाम फैक्ट है ये, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, please make small notes. Forgetfulness is necessary for human existence. I can bid you, you will forget if you don't revise, if you don't have a chick notes, short notes. So please always have that, right? आपको ये ध्यान रखना है. No, it is a tree beta, right? So revision is a key. जितना रिवाइज कर सकते हो ना, चाहे आप पढ़ो कम, रिवाइज ज्यादा करो. एग्जाम को क्रैक करने का यही एक बेसिक एजेंडा होता है. कोई बोले कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई स्कोर दिस मच परसेंट, फाइन. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज मेक श्योर you revise well, you practice well. If anybody asks me what are the two main things which is required to crack any of the competition in India, number one is repeated revision, and second thing is practice. Practice, question practice, mock practice. आप ये दो चीजें कर लो, पढ़ो कम चाहे, आप रिविजन करो और प्रैक्टिस करो. आप देखो आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस में. पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ते रह जाते हैं. अभी आप लोग अपने बोर्ड्स दे रहे होगे, कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने 3 आवर्स बैठ के कोई सैंपल पेपर सॉल्व किया था? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? टेल मी. और करे थे तो कितने टेस्ट करे थे आप? यही बेसिक होता है. हम पढ़ते ही नहीं एक साथ एग्जाम की तरह, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. यस yes. जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, अबाउट 3, यस. तो यही है. अगर आप मॉक, सपोज करो आप कुछ नहीं कर रहे, रोज के 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये 10 एमसीक्यू आपने लेट से 30 डेज भी कर दिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम एजेंडा मॉक वगैरह हटा के सिर्फ 10 क्वेश्चन भी आपने लगाए, तब भी 300 क्वेश्चन होते हैं. तो छोटे छोटे अप्रोचेस बनाओ, अपने छोटे छोटे मिड टर्म टारगेट्स बनाओ. और मैं बता रहा हूँ, रिविजन करो. जीके में तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन काम आएगा, राइट? चलो आगे चलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव कवर्ड विद द गंगा वाटर ट्रीटी. अब यहाँ से भी थोड़ा ध्यान रखो गंगा के बारे में. दिस इज अगेन अ इमेज. यहाँ पर आप देख रहोगे, वी हैव गंगोत्री ग्लेशियर एंड वी हैव यमुनोत्री ग्लेशियर. एक्चुअली गंगा हैज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. देयर इज वन रिवर which is named as Bhagirathi, right? There is one river which name is Bhagirathi.
भागीरथी. And there is one river which name is Alaknanda. This Bhagirathi and Alaknanda, they meet at one point which is named as Dev Prayag. And from this Dev Prayag we have Ganga. तो ये ध्यान रखना है आपको. Yes, very good, very good. तो गंगोत्री, लेकिन हाँ एक मेजर सोर्स ऑफ ग्लेशियर है. देन वी हैव यमुनोत्री. ठीक है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, दिल्ली वगैरह से पास होके जाती है. यमुना दिल्ली, आगरा, यू नो, यहाँ से पास होके जाती है. यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. और बाकी ये जितने भी आप देख रहे हो, गंधक, कोसी, घगरा, रामगंगा, ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राइट. हुगली, दामोदर, ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. और इधर वाली जो आप देख रहे हो, चंबल, सिंध, बेतवा, अगेन दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. पर इतना ज्यादा याद नहीं करना है, आपको बेसिक बातें याद रखनी है. कौन सी बेसिक बातें याद रखनी है? जो मैं आपको अलग से स्क्रीन शेयर करके अभी बताऊंगा, जहां से 90% चांस है क्वेश्चन आने के, राइट. तो just give me a second, let me load this screen and then you will get to know. So important is few rivers. One is Kosi, second is Damodar, right? Kosi, Damodar, then we have Chambal. These rivers are important because Kosi is called as sorrow of Bihar, because कोसी लेके आती है बिहार में फ्लड्स. दामोदर is called as sorrow of बंगाल, बिकॉज ये बंगाल में फ्लड लेके आती है. चंबल इज फेमस फॉर सॉइल इरोजन. ये सॉइल इरोजन करती है. दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. ये सारे फन फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है. सारी बातें आपको याद रखनी है. अभी दिल्ली में बहुत इशू हुआ यमुना यमुना का, तो यमुना के बारे में याद रखना. फ्रॉम दिल्ली टिल आगरा, तो यमुना ऐसे आती है ना, हरियाणा होती हुई दिल्ली में आती है. दिल्ली से आगरा के बीच में जो यमुना है, इट इज ऑफिशियली बायोलॉजिकली डेथ रिवर. बायोलॉजिकल डेथ रिवर का मतलब समझते हो? वो रिवर जिसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बिल्कुल 0% हो गई है. यानी कि वो रिवर जो कोई एक्वेटिक लाइफ तक सरवाइव नहीं करा सकती, इतनी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है, राइट. तो ऑल्दो दिस इज a news, but this is a very unfortunate. So technically this is biologically death from Delhi to Agra. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको. यमुना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी. अभी क्योंकि यमुना पे इतना इशू हुआ, ये सब कुछ हुआ, देन यू शुड नो दिस. ठीक है, आई रियली होप कि भाई आगे चीजें सुधरे. एंड थोड़ा मतलब ड्रास्टिक नहीं हम बोल सकते, तो एटलीस्ट इतना तो यार इम्प्रूवमेंट हो जाए कि कम से कम अब जो एक्वेटिक लाइफ है उसे तो हम थोड़ा सस्टेन करा पाए. अभी तो प्रॉब्लम ये है कि एक्वेटिक लाइफ ही नहीं है दिल्ली टू आगरा वाले पैच. ठीक है, ऑल दिस इज फाइन. काइंडली से यस सर, यस सर. एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर लिख दो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So we have covered till, हाँ, अब आते हैं भाई आगे. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. दैट इज कायरो डिक्लेरेशन. कायरो डिक्लेरेशन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद इजराइल एंड दिस हमास वॉर. अभी आपने देखा काफी टाइम बाद रिसेंटली सीज फायर हुआ है बिटवीन इजराइल एंड हमास, राइट. एंड
During that war, there is, lots of destruction in the Gaza area. तो जो कायरो डिक्लेरेशन हुई है, कायरो इज कैपिटल ऑफ इजिप्ट, राइट? कायरो जो डिक्लेरेशन हुई है रिसेंटली, इसमें बोला गया है दैट जितने भी अरब लीग की कंट्रीज हैं, दे विल कंट्रीब्यूट अबाउट, 53 बिलियन टू रिकंस्ट्रक्ट गाजा, जो गाजा एरिया जहाँ पे इतना ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो गया है और ये सब हुआ है। तो बेसिक जो कायरो डिक्लेरेशन का एजेंडा है, इट इज एम टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर गाजा फ्यूचर, राइट? तो आपको इतना ही याद रखना है, don't need to remember the numbers, nobody is going to ask number, they will just going to ask Cairo declaration is related to what. It is related to the this recently, you know Gaza restructuring plan. जिस बच्चे को गाजा नहीं पता है वेयर इट गाजा, तो जस्ट गिविंग यू द स्मॉल, यू नो आइडिया अबाउट गाजा। तो अगर आपने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, अगर आपने हल्का सा ऐसे इजराइल का मैप देखा हो कभी, तो इजराइल इज बिट लाइक दिस, राइट? तो दिस इज इजराइल एंड इट हैज टू पार्ट। एक एक जगह हम बोलते हैं जिसे वेस्ट बैंक, राइट? एंड हियर दिस प्लेस, इट इज कॉल्ड एज गाजा। एंड हियर द रेस्ट ऑफ द पार्ट इट इज इजराइल। ये सब इजराइल है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ये पैलेस्टीन, ठीक है? तो याद रखना, ये इजराइल पैलेस्टीन में वॉर नहीं हुई थी, ऑल्दो इजराइल पैलेस्टीन इशू है, मेजरली हुई थी हमास इजराइल। तो जो गाजा स्ट्रिप है, इट इज कंट्रोल बाय हमास, ठीक है, विच इज ऑफिशियली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए ये थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी बता रहा हूँ। और इधर यहाँ पे मेडिटेरियन सी आ जाता है, नीचे इजिप्ट आ जाता है, इधर जॉर्डन आ जाता है, ऊपर सीरिया आ जाता है, इधर लेबनान आ जाता है। ये सारी कंट्री न्यूज में, ठीक है? तो जो वॉर हुई थी ना, बेसिकली वो इस वाले रीजन में नहीं हुई थी, वेस्ट बैंक वाले रीजन में, वो हुई थी इस वाले, ये वाले रीजन, ये वाला रीजन पे कोई इम्पैक्ट, राइट? याद रखोगे, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है तेल अवीव, तेल अवीव, तेल अवीव बोलते हैं वो। तो तेल अवीव जो है वो इधर की तरफ ही आता है, मेडिटेरियन सी के पास। फिर उसके बाद आपने देखा होगा अभी 6-8 मंथ पहले लेबनान के साथ उनका कुछ इशू हुआ था। तो लेबनान ऊपर आता है, फिर इधर एक कंट्री आती है सीरिया। सीरिया में भी अभी इशू हुआ है, वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें चेंज कर दिया गया है ना, वहां पे कूप हो गया एक तरीके से, सीरिया भी न्यूज में है। फिर सीरिया के नीचे इधर आता है जॉर्डन, ये सब लोग बॉर्डर बनाते हैं इसराइल के साथ। फिर इसके नीचे आता है, इसके मतलब साउथ सदर्न वाले पार्ट में कंट्री आती है इजिप्ट। तो एक कायरो जो है, कायरो इज कैपिटल ऑफ इजिप्ट। यस यस एग्जैक्टली, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला ग्रुप वो लेबनान में लीड करता है, हिजबुल्ला ग्रुप। ये मैंने बेसिक मैपिंग इसलिए बताई है सो दैट यू नो। वैसे तो यहाँ पे मैंने कायरो का भी मैप दिखाऊंगा आपको, इजिप्ट का भी। देखो, आइडिया क्या होता है आप समझो, व्हाई आई एम टीचिंग लाइक दिस। द आइडिया इज, आपके एग्जाम में ना अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन जनरल नॉलेज अवेयरनेस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम तो है नहीं, राइट? तो you should know basic things. They are not expecting anything, in GK per se, if I say, वो आपसे कुछ ज्यादा डेप्थ में पूछेंगे नहीं, राइट? चाहे आप लॉ दो, क्लैट दो, एलिट दो, कुछ भी दो, एक्स वाई जेड, आप सीयूईटी दो, कोई भी एग्जाम दो। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीजों बार बार बताता हूँ, ताकि आप देख के समझने की कोशिश करा करो, राइट? इतना ही पूछा जाएगा। अभी सीयूईटी का नोटिफिकेशन आ गया, आपने देखा होगा क्या बोला है, 10th लेवल, राइट? 10th क्लास तक का एक्सपेक्टेशन है आपसे, राइट? तो ये सब आपको याद रखना। यस एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली अर्नब। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको शो करा है, दिस इज लेबनान,
है ना। ये रहा देखो, ये फिलिस्तीन, अब ये टच करता है बॉर्डर इजिप्ट, राइट, दिस इज इजिप्ट। और इजिप्ट के बारे में ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल इज कायरो। लेकिन इजिप्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इजिप्ट की कैपिटल तो कायरो है, करेंसी क्या है, इजिप्टियन पॉन्ड, इट्स करेंसी। एंड देयर इज वेरी फेमस कैनाल जो इसराइल की एक तरीके से इकोनॉमिक बैकबोन है। क्या नाम है उसका, सुएज कैनाल। दिस सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। वन इज मेडिटेरियन सी एंड सेकंड इज रेड। ये मेडिटेरियन सी, रेड सी, 1869 में कैनाल बनी थी बाय द एफर्ट्स ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। आफ्टर दैट, यू नो, इन इन 1954 इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज कर लिया था। 54 से इजिप्ट के पास है ये, ठीक है। और मेजर इनका, यू नो, ट्रेड, मतलब आपका आजकल इस कैनाल के थ्रू हो रहा है। उसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, नाइल रिवर। नाइल रिवर विच इज कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है इसका, नाइल। कहाँ से पास करती है, इजिप्ट से। कहाँ पे ड्रेन होती है, मेडिटेरियन सी में ड्रेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नाइल ड्रेन कहाँ पर होती है, जैसे गंगा ड्रेन कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है भाई। नाइल कहाँ पे ड्रेन होती है, नाइल आपकी मेडिटेरियन सी में ड्रेन होती है। सारी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर कर दो, सो दैट आई केम टू नो कि आपको समझ आ गया कि। वेरी गुड, वेरी गुड। It give me the feeling that yes, all of you are attentive, all of you are listening the class. All those who are not participating, kindly participate, right? चलिए आगे। Sir, could you mention country bordering Israel? Yeah. Yes, yes. Let me show you the map again. It will become easy for you to remember. Just give me a second. Yes. Is this map is visible to everybody? हाँ जी। तो देखो, जो कलर नहीं हो रहा ना, ग्रे ग्रे पार्ट है, दैट इज इसराइल। अब इसराइल को बॉर्डर कर रहा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, और इधर हो गया आपका इजिप्ट, राइट। और पैलेस्टीन तो है ही ऑब्वियस, ठीक है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। याद रखना इराक नहीं करता, इराक लैंड लॉक है, राइट। तो इराक नहीं शेयर करता, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, एंड यू हैव इजिप्ट है, और इधर पूरा मेडिटेरियन सी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इजिप्ट है। अच्छा, आपने कभी नोटिस करा है, देखो एक ऐसी फन फैक्ट बता रहा हूँ। अफ्रीका का मैप देखना कभी, आपको बहुत सारी कंट्रीज की ना बिल्कुल ऐसे स्टेट बॉर्डर्स दिखेंगे। ये देखो, बिल्कुल स्टेट बॉर्डर दिख रहे हैं ना अफ्रीका के। हाँ हाँ। तो एक्चुअली पता है, अफ्रीका की बड़ी अजीब सी स्टोरी है। अफ्रीका वॉज अ कंट्री जो हमेशा से अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि सब यूरोपियन कॉलोनीज ने इस पर कंट्रोल किया, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत थी। तो चाहे वो स्पेन हो, चाहे पोर्चुगल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, यू नो, मैनी कंट्री, दे हैव, you know conquered Africa just for resources. And second thing is obviously the slave trade होता था, जो यू नो ब्रिटिश आपके 18 सेंचुरी कह रहा हूँ। तो एक बेल्जियम के किंग थे, तो उन्होंने अफ्रीका का ऐसे मैप लेकिन ऐसे पूरा उसका स्केल से लाइन खींच के कि चलो अच्छा ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, इस तरह से डिवाइड किया। तो इससे आप नोटिस करोगे कि इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट कंट्री है अफ्रीका, क्योंकि
इतना ज्यादा कॉलोनियल ऑपरेशन इसने झेला है। यस 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 यस, स्क्रम्बल ऑफ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली। तो ये है, तो इसलिए जस्ट अ फन फैक्ट। चलो आगे चलें। तो आज जो कंट्री हमें लगती है ना कि हाँ दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट, दे आर सो कॉल्ड वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री वगैरह वगैरह, दे आर द वंस हु एक्चुअली एक्सप्लॉइट दीज कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इंडिया का हमें पता है दैट ठीक है ब्रिटिश रूल रहा, बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो सेम विद अफ्रीका, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नाउ आल्सो if you see today's crisis across the globe, whether it is Myanmar, whether it is Ukraine, whether it is Syria, whether it is African nation, all these crises which we are experiencing today, they have a root cause associated with the colonial rule. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइट करके भी छोड़ दिया है, एक्सप्लॉइटेशन तो करा ही करा है, उसके बाद अभी भी सिचुएशन इज नॉट गुड, राइट? तो दिस इज अ ब्रूटल ट्रुथ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो चलो खैर आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए किसी कंडीशन देख के उसे हेट मत करा करो, मे बी वो ऑपरेस्ड हो, राइट? यू नेवर नो। चलो, तो वी हैव कवर्ड टिल इजिप्ट। अब यहाँ पे ना नाइल के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा था, तो एक बात और आपको नाइल के बारे में पता चलनी चाहिए, क्योंकि नाइल इज ऑल्सो लाइक यू नो व्हाट यू कॉल्ड गंगा। इसका भी ओरिजिन ना थोड़ा यूनिक तरीके से होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नाइल, so there is one famous lake in Africa which is named as Lake Victoria. एक तो पता है, ये बात भी याद रखना, फन फैक्ट है, मतलब जनरली क्या होता है, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो आप देखोगे इंडिया के कंटेक्स्ट में जो अच्छी रिवर्स हैं, यानी कि द रिवर्स दैट हैव अ ह्यूज डेंसिटी ऑफ वाटर, वो जनरली वो रिवर्स हैं जो कि आपकी ग्लेशियर ओरिजिन है। बट नाइल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, वो ग्लेशियल ओरिजिन नहीं है। ठीक है, वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, तो लेक विक्टोरिया से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, राइट? और एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है लेक टाना इथोपिया से, ब्लू नाइल व्हाइट नाइल। तो यहाँ पे एक लेक टाना है इथोपिया में, एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज खार्टून, राइट? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज खार्टून। खार्टून इज अ प्लेस, खार्टून इज अ कैपिटल ऑफ सूडान। तो सूडान की जो कैपिटल है खार्टून, यहाँ पे मीट होते हैं, एंड दिस कंबाइंड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज नाइल। तो लेक विक्टोरिया भी याद रखना, लेक विक्टोरिया इज ऑल्सो इन वेयर, अफ्रीका। तो ये मैंने आपको नाइल की स्टोरी बताई। और नाइल ड्रेन कहाँ पे होती है? ये आपकी मेडिटेरियन सी में ड्रेन होती है, और लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से मुझे कमेंट में बता सकते, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, मजा आ रहा है। हम्म, वेरी गुड वेरी, नहीं नहीं नहीं, इतना इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे कितनी लेंथ है, हाँ इतना कोई नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, लॉन्गेस्ट है दैट इट। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अभी अगेन द न्यूज रिलेटेड टू यूएसए, एंड दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डिफेंस एंड एवरीथिंग। सर प्लीज मेंशन खार्टून ऑन द मैप। खार्टून इज द कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान है ना, रुक जाओ मैं वो अफ्रीका वाला मैप तो उसमें दिखा देता हूँ, उसमें आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे है ना, ये रहा सूडान, तो सूडान की कैपिटल है खार्टूम। तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो इधर लेक विक्टोरिया बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आता है, तंजानिया वगैरह के पास। तो वहां से आपकी एक रिवर आई, ऐसे आई, नाइल की एक स्ट्रीम इधर से आएगी इथोपिया से, एक स्ट्रीम ये आई, एंड दे मीट एट खार्टून, और यहाँ से कंबाइंड स्ट्रीम को हम नाइल बोलेंगे, और मेडिटेरियन सी में वो ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, ये इथोपिया है, दिस इज इथोपिया। इथोपिया इज फेमस फॉर कॉफी। ठीक है, यमन इज ऑल्सो फेमस फॉर कॉफी।
जो आपने एक मौका कॉफी सुनी है, मौका लोग पीते हैं, दिस इज फेमसली फ्रॉम यमन। इथोपिया इज ऑल्सो फेमस फॉर कॉफी। ये सारी कंट्रीज हैं, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे है, और सब किसी न किसी की। मोरक्को है, मोरक्को वॉज दी कॉलोनी ऑफ फ्रांस। इसी आपने देखा था अभी जब कतर वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वाला, तो मोरक्को पहुंच गई थी ना इस बार, यू नो। तो वहां पे फुटबॉल वगैरह इसलिए यहाँ पे इन कंट्रीज में है बिकॉज दे वर कॉलोनीज ऑफ, यस यस यस, मोरक्को ने इस बार काफी अच्छा खेला था। ठीक है, तो इट इज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस मोरक्को। तो ये सब, लीबिया। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गई यहाँ सारी, आधे से ज्यादा कंट्रीज में डिक्टेटरशिप आ गई। फिर आपने वो भी सुना होगा, एक अरब स्प्रिंग सुना है? अरब स्प्रिंग। ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी अरब वाले नेशंस में इन 2011। इट वाज बेसिकली 2010 2011। तो ये बेसिकली अरब स्प्रिंग इसीलिए हुआ था बिकॉज इन कंट्रीज में क्या हो गया था, डिक्टेटरशिप आ गई थी। यस, तो टूनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, हर जगह यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ था। एंड 2011 या 11-12 में ही यहाँ पर एक बहुत फेमस डिक्टेटर थे लीबिया के, उन्हें भी मार दिया था, गद्दाफी को। राइट, तो यहाँ पे यस, इट वाज टू गिव फ्री स्पीच, फ्री राइट, ये सब। तो दैट इज कॉल्ड एज अरब स्प्रिंग। तो ये भी आपका 2010 2011 के अराउंड हुआ था। तो अभी ये सारी चीजें हैं। चलो खैर, आगे चलते हैं। किसी को शौक है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का? ऐसे कभी कोई है आप में से किसी बुक रीडिंग की हैबिट हो? हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कर दो अब अरब स्प्रिंग। अब समर, अरब स्प्रिंग इज द मूवमेंट which was started in the parts of Arabia, African nation which were facing extreme dictatorship. So Arab Spring is basically a note, मतलब एक connotation है, but in Arab Spring people were demanding democracy, freedom of speech, यू नो इंटरनेट राइट्स, एक्सेट्रा। तो कंबाइंडली टर्म को अरब स्प्रिंग बोल देते हैं। बट ये अलग अलग कंट्रीज में हुई थी, टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी, लीबिया में हुई, तो जहां पर भी लॉन्ग टाइम डिक्टेटरशिप चल रही है उसके अगेंस्ट ये लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी। राइट, चलो अच्छी बात है। अगर किसी को वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का ऐसी शौक हो, तो यू कैन रीड माई बुक ऑल्सो, इट इज देयर ऑन अमेजोन। तो अमेजोन पे मेरी बुक है, तो अमेजोन पे विदुर शर्मा टाइप करना, विदुर शर्मा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको मेरी बुक मिलेगी। ऐसी, इट इज नॉट, अगर किसी को शौक है पढ़ने, जैसे होते हैं ना बुक रीडिंग इज अ हैबिट। चलो खैर, आते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन डोम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब पता है इसराइल वाला जो वॉर हो रहा था, तो तब एक टर्म न्यूज में चल रही थी, दैट इज कॉल्ड एज आयरन डोम, है ना? तो आयरन डोम क्या है? आयरन डोम बेसिकली एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे आप देखोगे, ये पीछे इमेज भी है, जैसे दिस इज वर्ल्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय यू नो अ वर्चुअल स्पेस। अगर कोई बाहर से स्पेस से कोई मिसाइल आ रही है, वो प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये जो आयरन डोम सिस्टम है, इट इज ऑफ इजराइल। जस्ट लाइक आयरन डोम, नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज कम विद a plan of making golden dome missile defense shield। तो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शीट किसका इनिशिएटिव है? यूएस ने अनाउंस किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है दैट वी आर गोइंग टू हैव। और ये किस लिए डिजाइन किया जाएगा? टू काउंटर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कहाँ से इंस्पायर है? जो मैंने कहानी बताई, इसराइल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ जरा, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। राइट? इज इट फाइन? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? बिल्कुल। सर, यूएसए एयरफोर्स हैज आल्सो मेड डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल। यस यस यस, इट ट्रू ट्रू। ये उन्होंने अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही पता है इंडिया का भी है। इंडिया का एयरफोर्स का है, इट इज नॉट लाइक एग्जैक्टली आयरन डोम, उसका नाम है नेत्रा।
लेकिन वो ना पूरा एरिया कवर नहीं करता, वो कुछ पार्ट्स को कवर करता है, नेत्रा करके है। तो हमने गुजरात और ये पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है ना हमारा, उधर उसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो बेसिकली एयरफोर्स का टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमने इसराइल की हेल्प से डेवलप किया था। एंड वेरी सून, कंसिडरिंग द सिनेरियो ना, आप देखना इंडिया भी आने वाले 4-5 साल में वी विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दिस। जैसे अभी आयरन डोम है, गोल्डन डोम है, तो इंडिया विल ऑल्सो डेफिनेटली यू नो क्रिएट सच डिफेंस सिस्टम। हमारे साथ बेस्ट पार्ट क्या है, वी हैव हिमालयस। तो हमारा एक बॉर्डर तो प्रोटेक्टेड रहता है, ऑल्दो वहां पे काफी टाइम पेनिट्रेशन हुआ है, बट स्टिल हिमालय गिव अ काइंड ऑफ अ शील्ड टू अस कंसीडरिंग द हॉस्टाइल नेबर्स वी हैव। सर ये होल यूएस को प्रोटेक्ट, हाँ हाँ, यस 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 यस, यस पासिस पोस्ट टेस्ट, बट काइंड ऑफ हिमालय काफी हद तक हमें हेल्प कर देता है। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। प्रोजेक्ट लायन, हमारे इंडिया में अलग अलग इनिशिएटिव आते हैं टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो पहले तो मैं आपको ना कुछ इनिशिएटिव बताता हूँ जो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलीज करे हैं। जैसे प्रोजेक्ट लायन तो ये अभी आया है, लेकिन क्या इससे पहले कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया? बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। तो जरा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूँ, सो दैट, यस एग्जैक्टली। सबसे पहले ना हमारे इंडिया में 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया भाई? 1972 में। और पता है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आया 1973 में, 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने टाइगर के लिए शुरू किया था इंडिया में। उसके बाद हमने काफी प्रोजेक्ट्स हम लेके आए। एग्जैक्टली ऐसे वी हैव कम विद प्रोजेक्ट राइनो आल्सो। फिर हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लेके आए, पर ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अभी रिसेंटली वाला एक इंपॉर्टेंट है, 2020 में हम लेके आए प्रोजेक्ट डॉल्फिन। पता है मैंने ये दो प्रोजेक्ट क्यों लिखे हैं? क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और डॉल्फिन हमारी नेचुरल इक्वेटिक एनिमल। अच्छा ये बताओ, डॉल्फिन फिश है कि मैमल है? बिकॉज इस बार जनरल स्टडीज के सिलेबस में जनरल साइंस भी आएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल साइंस भी आएगा ना। यस इट इज मैमल, याद रखने जैसे नहीं पता है कभी फिश समझ। सर चीता के लिए भी आया था, बिल्कुल सही बात है, चीता के लिए भी आया था 2022 में। ठीक है, पर चीता नेशनल नहीं है इसलिए मैं बता नहीं हूँ, नेशनल वाले याद रखना है। और अभी आ गया लायन। चीता वाला भी आया था 2022 में, आया था चीता के लिए। 2020 में आया प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ऐसी प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1993 में, पर सारे याद नहीं रखते, है ना, इतना नहीं पूछेंगे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखो, प्रोजेक्ट टाइगर याद रखो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखो, और जो अब मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ भाई वो याद रखो। वो क्या है? प्रोजेक्ट लायन। तो अभी रिसेंटली एशियाटिक लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आया प्रोजेक्ट लायन। ये कब आया यार? 2025। ठीक है, एशियाटिक लायन इंडिया में आपको बताइए सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, गिर एक जगह है वहां पर। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस वजह से दे आर फेसिंग थ्रेट। ठीक है, तो एम इसका यही है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ये सब करना प्रोजेक्ट लायन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बेटा ऐसे तो ना हमारा एक बायोडाइवर्सिटी वो भी आया है, 2002 में हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी लेके आए। तो उसमें फिर हम इन सब के लिए था वो, 2002 में आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लायन हो गया। अब प्रोजेक्ट लायन कहाँ पे है? गुजरात, तो याद रखना गुजरात में बहुत फेमस, देखो ये रहा ना मैप, यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। और जो ये पूरा रेडार बन रहा है ना, दिस इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। तो याद रखना गिर नेशनल पार्क, गिर
नेशनल पार्क। तो इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायंस हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने अभी क्या लॉन्च किया है 2025 में, प्रोजेक्ट लायन। सबसे पहला प्रोजेक्ट याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर था 1970। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलते हैं हम आगे बिना किसी देरी। अब आते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। उसने कुछ अपनी यू नो वो दी है, व्हाट यू कॉल इमेजेस दी। तो आपको पता है सन के पर्यायवाची क्या होते हैं? आदित्य इज वन ऑफ द पर्यायवाची ऑफ सन। जब आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे। और आई कैन से पर्यायवाची को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स पर्यायवाची हो सकते, पता नहीं मुझे, आई एम नॉट श्योर। बट पर्यायवाची तो मतलब एक जैसे मीनिंग अलग। तो सन का पर्यायवाची इज आदित्य, राइट। तो इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च हुई है। सोलर मिशन हमने लॉन्च किया था जिसका नाम था आदित्य एल 1 मिशन। तो नाम आप भूलोगे नहीं, आदित्य आप याद रहेगा आप। ये मिशन हमने लॉन्च किया था। ये पहला मिशन है इंडिया का जो सन की रेडिएशन, सन के स्फीयर को स्टडी करेगा। और उसने अभी हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन दी है। द मिशन कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर। ये सोलर फ्लेयर क्या होती है मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। सोलर फ्लेयर कार्नेल रेयर फिनोमिना। द इवेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन द लोअर सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको 1 मिनट में भी पूरा शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, क्योंकि किसी को ये नहीं पता हो सकता। ये भी तो पता होना चाहिए सोलर फ्लेयर क्या होता है ना, फोटोस्फेयर क्या होता है, कोरोना क्या होता है, बेसिक टर्म्स तो पता होनी चाहिए। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सन, व्हाट विल बी योर आंसर? जो सन की सोर्स क्या है एनर्जी, किसकी वजह से सन इतना ब्राइटली शाइन करता है? एनीवे, देखो इस तरह से सन है हमारा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? कोई जनरेटर लगा हुआ है, कोई क्या लग रहा है, क्यों हमेशा तो शाइन करता रहता है? कुछ तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना सन का। यस, लेट मी चेक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हरीश का आंसर बिल्कुल ठीक है। यस, केमिकल रिएक्शन, वेरी गुड। ग्रेसी का आंसर सही है। देखो, वेरी गुड। सी, there are generally two gases which are found in sun. One is hydrogen and second is helium. और इस हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है, इनके साथ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन क्या करता है? अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पहली बात तो ये याद रखना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाँ बेटा, जनरली क्लास का आपको लिंक मिल जाता है, तो मिल जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। अब अगर मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूं ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन, तो वो है आपका कहीं ना कहीं, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन वो है आपका कहीं ना कहीं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। लेकिन ये जो एवरेज है ये सब जगह का नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जो टेम्परेचर है दैट इज एवरेज। तो ऑन सन देयर कैन बी अ प्लेसेस जहां पे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा होगा, एवरेज टेम्परेचर से कम होगा, है ना। ऐसी ऐसी जगहें हो सकती हैं। तो जो जगह जहां पर सन का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से कम होगा, वो जगहें क्या करेंगी? दे विल रिलीज रेडिएशन, एंड दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर कहां से रिलीज होते हैं? प्लेस वेयर टेम्परेचर
is less than average temperature. ठीक है, और इससे पता है इसके इसका भी एक नाम होता है, उसे बोलते हैं हम सन स्पॉट. ठीक है, तो ये तो इसीलिए कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी लाइक सन देन बर्न लाइक वन. तो इतना चमकने के लिए पहले जलना भी पड़ता है. ठीक है, तो आप भी थोड़ा सीखो नेचर से. एनीथिंग विच इज शाइनिंग, it has gone through some process. So as a human, we also have to go through some process. Then only we can shine. Yes, yes, yes. Sunspot is that place, beta, from where we experience these solar flares. ठीक है, तो दिस इज ऑल राइट. तो ये सारी बातें याद रखना. तो ये स्टडी कौन कर रहा है भाई? ये आदित्य मिशन कर रहा है इंडिया का. क्या इंडिया का ही मिशन है इसरो का? आदित्य, इसरो का तो हो गया आदित्य. क्या कोई और कंट्री भी है जो ऐसा मिशन लॉन्च कर रखा है? किसी ने बिल्कुल कर रखा है, या नासा ने भी कर रखा है. सर नासा वाले का क्या नाम है? नासा वाले का नाम है पार्कर. स्पाइडरमैन देखा था बचपन में, पीटर पार्कर था ना उसमें. तो पार्कर मिशन. यस यस यस. तो पार्कर मिशन है आपका नासा का. इंडिया का एल वन मिशन है, आदित्य एल वन मिशन. तो ये दोनों बातें. यस, वेरी गुड वेरी गुड. पार्कर सोलर प्रोब. प्रोब का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई. क्लियर है? Should I move forward now? Is it fine? Kindly say yes or no. So this is about India's first solar mission. Yeah, L1 मिशन. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. तो इसने अपनी ऑब्जर्वेटरी दी है, मैंने आपको सन स्पॉट्स वगैरह बता दिए क्या होता है. तो वो आप, मुझे नहीं लगता कभी भूलो. वर्ल्ड पीस सेंटर. वर्ल्ड पीस सेंटर. तो अभी रिसेंटली इंडिया में भाई ओपन हुआ है वर्ल्ड पीस सेंटर. तो इंडिया ने ओपन किया है वर्ल्ड पीस सेंटर. कहाँ पर ओपन हुआ है इंडिया में? इंडिया में गुरुग्राम में ओपन. ठीक है, किसने फाउंड किया है? फाउंडेड बाय अहिंसा विश्वास भारती, अंडर द लीडरशिप ऑफ जैन आचार्य लोकेश. राइट. आइडिया क्या है वर्ल्ड पीस का? टू एडवोकेट नॉन वायलेंस, enhance spiritual consensus, upholding human values, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो वही बेसिक बातें हैं. ठीक है, जो इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोली जाती हैं. तो उसके लिए हमने वी हैव अ डेडिकेटेड सेंटर नाउ, वर्ल्ड पीस सेंटर. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना. यू नो इंडिया की आप, वो प्लेस हो गया समर, है ना, जहां से रिलीज हो रहे. आप इंडिया की, अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं, गौतम बुद्धा हैज एडवोकेटेड अबाउट नॉन वायलेंस. अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर, आफ्टर द कलिंगा वॉर, he had advocated about non-violence. मतलब if if I have to choose any greatest king of India, so definitely for me it is Ashoka. And not because ठीक है भाई अशोका है इससे, just because the policy of Ashoka was, when after the war he adopted Dhamma. And in that he said one thing, that I will rule the kingdom not by the force of sword but by the force of love. And you know what? During that time, after this, till next 12 years, he ruled, and his empire was from today's Afghanistan till today's Odisha. तो आज का आप अफगानिस्तान से उड़ीसा देखो आप कितना एरिया होता है. तो पूरा अशोका के अंडर में आता था. और 12 साल तक उसके किंगडम में धम्मा अपनाने के बाद एक बार भी रिवोल्ट नहीं हुआ. सोचो क्या किंगडम होगा, क्या उसकी रूलिंग होगी. नॉट इवन अ सिंगल सिंगल रिवोल्ट, इतने बड़े किंगडम.
तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ अशोका, इसीलिए उसे नो यू शुड रीड अबाउट अशोका, है ना। काफी मतलब उसकी जो पॉलिसीज थी, एंड ही वाज वन ऑफ द आज के टाइम पे, एक चीज और मैं बताऊं, अगर अशोका नहीं होता तो जितनी भी ये कंट्रीज हैं, जापान, यू नो इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, आसियान नेशंस हो गए, साउथ कोरिया हो गए, ये सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट तक नहीं करती। ये सारी कंट्री इन्वेस्टमेंट ही इसलिए करती हैं बिकॉज अशोका वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने इंडिया का फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। धम्मा उसने वहां पे प्रीच किया था, इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो होता है, इवन चाइना ऑल्सो। तो अशोका इतना इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्ट्री का कि उसे पूरी मतलब हिस्ट्री तो चलो ठीक है, पर आज के कंटेक्स्ट में भी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है। अभी आपने नोटिस करा होगा, रिसेंटली वी हैव इनॉग्रेटेड राम मंदिर, एंड गेस व्हाट, in Ram Mandir, Thailand government has, aided. So this is all, what Ashoka did. Yes, exactly. In this globalization, तो ये एक कल्चरल सिंबल है, ये सब है। अभी मतलब लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते इतना ज्यादा, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अशोक। तो वाकई में मतलब, चलो खैर, हमें वर्ल्ड पीस सेंटर पता है, बढ़ना है। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है आपका? गुरुग्राम में स्टैब्लिश हुआ है। चलो जी, आगे चलते, मूविंग फॉरवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आना है स्लाइड, किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन, क्योंकि अवार्ड्स और ऑनर्स के क्वेश्चन आते हैं। सर व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ इंडियन ऑब्जर्वेटरी? इट इज ओनली ऑब्जर्विंग सन। हाँ, मेन जॉब इज टू स्टडी सन रेडिएशन, सन आउटर स्पेस। जैसे सन होता है ना, सन के दो पार्ट होते हैं। सन इस तरह से होता है जैसे एक लेदर का बॉल होता है ना, सन इज लाइक दैट। तो जो पार्ट, जो स्टिच वाला पार्ट होता है, एक पार्ट तो वो होता है जो स्टिच होता है, और एक पार्ट होता है लेदर की बॉल का जो शाइनी वाला पार्ट होता है। तो जो स्टिच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोरोना, और जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो बेसिकली इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन सब की स्टडी करना है सब। स्पेस ऑब्जर्वेटरी मेजरली स्टडीज के लिए ही होती है ऑब्वियसली। अनलाइक मार्स पे तो हम चलो ये बोल देते हैं वी आर लुकिंग फॉर लाइफ, मून पे भी हम देखते हैं वाटर ट्रेसेस, बस सन पे हम ऐसा कुछ नहीं देखते, है ना। इनफैक्ट अभी तक सन के क्लोज ही नहीं कोई जा पाया है इतना ज्यादा। ठीक है, तो वी जस्ट स्टडी, विटनेस कि हाँ कैसे होती हैं चीजें, और ये सब। आते हैं जरा आगे, 97 अकेडमी अवार्ड्स पे, ऑस्कर्स पे। एक क्वेश्चन पक्का है, जो पांच चीजें मैंने सामने लिखी हुई। बेस्ट मूवी, बेस्ट लीडिंग रोल, एक्टर इन लीडिंग रोल, सपोर्टिंग रोल, और एक्ट्रेस, और डायरेक्टर। ये पांच चीजें पढ़नी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आएगा, इन पांचों चीजों में से आ जाएगा। तो याद रखो, अनोरा इज द बेस्ट मूवी। ठीक है, बेस्ट लीडिंग रोल, एक्टर, ये मूवी के लिए मिला है। ब्रूटलिस्ट ना मूवी है, उसके लिए मिला है। देन एक्ट्रेस एंड बेस्ट डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली जो बेस्ट मूवी होती है उसका बेस्ट डायरेक्टर होता है। तो ये पांच चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चारों चीजें पढ़ लोगे, एक पक्का है अवार्ड ऑनर्स पे ना, एक क्वेश्चन आता ही है। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस पार्ट, कि इस तरह के क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। राइट, इज इट फाइन? क्लियर है, क्लियर है। ओके, ये ब्रूटलिस्ट ना मूवी है, यहाँ पे एक्टर का नाम तो लिख लो। ये ब्रूटलिस्ट इज अ मूवी जिसकी वजह से मिला है एडरिन, ये लिख लो यहाँ पे, ये मिस प्रिंट।
feather in body. The movie is brutalist. ठीक है, और अनोरा जो है बेस्ट मूवी रही है। उसी के जो डायरेक्टर हैं वो जो है आपके टीम बेकर, ये इसके बेस्ट मूवी डायरेक्टर हैं। तो बस ये याद रखना। कहाँ पे हुई थी सेरेमनी, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो एलए में हुई थी, लॉस एंजल्स, एलए यूएस। क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, इज इट फाइन? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, ऑब्वियसली डायरेक्टर उसी मूवी का होगा जो बेस्ट होगी, जनरली यही ट्रेंड होता है। और बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे। अवार्ड जॉनर पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, 99.99% चांस है कि ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो पता होता है कि आएंगे। हो सकता है ये आ जाए, बेस्ट मूवी आ जाए कि बेस्ट एक्टर आ जाए, कुछ ना कुछ आ सकता है। तो प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट, ऑल्दो मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। आपको क्लास के आज पीडीएफ मिल जाती हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। मैं पीडीएफ भी क्लास की शेयर सिर्फ इसीलिए करता हूँ, सो दैट पिक्टोरियली आपके माइंड में चीजें आ जाएं कि हाँ ठीक है यार, इस तरह से होता है। चलें आगे। प्लीज से यस सर, यस सर, यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। चलो जी, अब आते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ डॉल्फिन। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर डॉल्फिन कितनी है इंडिया में। तो देखो आंसर आपके सामने है। मैंने आपको बताया भी था यार, इंडिया में प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट हुआ था 2020। और डॉल्फिन मैंने आपको बताया यार, डॉल्फिन जो है वो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और हमारे इंडिया में जो डॉल्फिन हैं वो मेजरली आपको 3 रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगी, जिसमें गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है और इंडस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो वो बन रहा है बिहार में, जहाँ गंगा जाती है वहीं पर। अगर मैं पूछूं यार फर्स्ट जो पॉपुलेशन एस्टिमेट हुआ है डॉल्फिन का, उसमें कितनी डॉल्फिन है, तो उसमें अराउंड 6,000 है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कहाँ से कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका स्टार्ट हुआ। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बना है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है। याद रखोगे ये सारी बात, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, एनवायरनमेंट, एनिमल प्रिजर्वेशन, एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्वेशन, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। दे कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो मैंने आपको आज लायन सर्वे बताया, मैंने आपको आज डॉल्फिन सर्वे बताया। इज इट फाइन और नॉट? कौन कौन सी रिवर्स में मिल रही है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। कितना क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ। चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट यार, एटलीस्ट यस है तो बोल दिया करो। लगे तो कि हाँ पढ़ रहे हो, है ना? थोड़ा बीइंग प्रेजेंट, अगर अवेलेबल हो क्लास में, इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, यू शुड बी एक्टिव इन द पार्टिसिपेशन ऑल्सो। वो तो अच्छा है मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता ना आपको, अभी मैं सबसे आंसर पूछता। यू शुड बी पार्टिसिपेटिव, यू नो। जब मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, इफ यू आर डिवोटिंग योर 5 minutes ऑल्सो ना, devoted with full 100% energy,
100% concentration. Otherwise, waste है. You know, whatever you are studying, whatever these these are something ये forcefully नहीं हो सकता. You know, please understand this part. Nobody in this world can crack the competition by the use of force. कि किसी को जबरदस्ती आप पढ़ा दोगे, नो. You can qualify your board examination by this. You can qualify your school examination कि ठीक है यार पढ़ के 33 तो लाने आ गए. But mark my words, without force or without pressure, you cannot qualify any of the competition in India. If you are dreaming to be in top college, वो कहते हैं ना, you can pull a horse to a pond, but you can't force him to drink water. So to qualify the exam, you have to have that inner fire, that inner extra drive, that motivation, that sense of passion. नहीं यार मुझे करना है. If every day you are not feeling that कि नहीं my dream is this, then you are just wipe up with this world. This is my honest feedback, or I can say this is the honest advice to everybody. And I personally say to this to students, if you are not feeling that from inside, please don't do it. It's better to take admission in any university which are there in highways and all. हमेशा एडमिशन कराती हैं वो. इंडिया में राइट टू एजुकेशन है, हमेशा वहाँ फेस्ट होते रहते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ले लो एडमिशन, क्यों टाइम वेस्ट करना. बट इफ यू आर गिविंग योर टाइम फॉर दिस कॉम्पिटिटिव, देन यू शुड हैव सम ड्रीम्स. आपको ये होना चाहिए आज ये पूछना है मुझे सर, जी सर मैं जीके में नहीं कह रहा, मैं हर सब्जेक्ट में बोलूँ. टीचर को डर लगना चाहिए क्लास में आने से पहले, यार बच्चे बड़े फायर वाले हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, यहाँ टीचर को पता है बच्चों को पूछेंगे ना, कुछ नहीं पता. हैव दैट ड्राइव, देन ओनली यू विल मेक इट. अदरवाइज स्कूल की तरह पास होते रहना, ऐसे करके फोटो लगाते रहना. Nobody is giving you the admission in top college. If you want to take admission in top college, then please prepare like that. No IIT, no IIM, you know no top college of DU, SRCC, etc. You haven't seen their ads on highways, their ads on YouTube. नहीं दिखेंगे उनके ads, because they don't need ads. उनके आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे हर जगह. तो जो कॉलेज अपने ऐड करता है ना, उसके पास बच्चे नहीं होते हैं. जो कॉलेज अपने ऐड नहीं करता, इंडिया में आयरन ही यही है. जो ऐड नहीं करता ना वो टॉप कॉलेज है. ठीक है, कि आप कभी देखना कि आपने कभी आईएम्स के ऐड देखे, आईएम्स के शहीद सुखदेव का ऐड देखा आपने? नहीं देखा होगा, कभी देखोगे भी. आपने एसआरसीसी का ऐड नहीं देखा होगा कभी, या वो एडमिशन ओपन देखा कभी? वो आपको ना ऐसी यूनिवर्सिटी के ऐड मिलेंगे. तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा यार मेहनत करो. वो ड्राइव, किसी एनएलयू का ऐड देखा है? एनएलयू नहीं देखा होगा आप. यस. तो वो बनना है तो फिर कुछ करो ना यार, ऐसा कैसे चलेगा करो. चलो खैर, आते हैं आगे. अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी बनी है, कौन? अंजू राठी राणा. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अपॉइंटमेंट के, और जब भी फीमेल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एग्जाम में जरूर आती है. और आज तो वैसे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट करता है. इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जो कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंची है. तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी नेम इज अंजू राठी. ठीक है, तो याद रखना, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, आएगा तो सीधे सीधा आएगा, अदरवाइज कोई इसमें ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है. आते हैं आगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी वर्ड आया ना सस्टेनेबल, कहीं भी पढ़ लो सस्टेनेबल ना, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम कर ही रहे हैं. गो ग्रीन, सस्टेनेबल, E100, जीरो कार्बन, ये सारी चीजों पे ध्यान है हमारा. तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है 2025. कहाँ पर हुई है? इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुई है भैया. ठीक है, अभी 5 मार्च से स्टार्ट हुई. तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, एग्जाम में आएगा, जगह पूछेंगे आप. तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली ने होस्ट करी है. इंडिया की तरफ से कौन सी बॉडी है जो इसे कंडक्ट कराती है?
तो इंडिया की तरफ से टीरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, वो आपको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। काम क्या है? टू एनहांस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट सोल्यूशन के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट याद रखना है। किसने होस्ट करी है? इंडिया ने होस्ट करी है। जो भी इंडिया के मेजर इनिशिएटिव हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, ठीक है, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मिशन लाइफ एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हुआ, इन सबको इंडिया इसमें क्या करेगी? इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेगी। राइट, तो ये सारी बातें आप याद, तो प्लीज राइट इट। और now moving forward to the next part, the delimitation commission। ये एक बहुत हॉट इशू है, and considering the time limit of today's class, I will not put up this topic because ये टॉपिक ही अपने आप में एक डेढ़ घंटे का टॉपिक है। तो I will not take this topic in today's class, I will take this topic in next class। ठीक है, तो ये पूरा एक इशू है। अभी आजकल देख रहे हो ना, डिलिमिटेशन डिस्प्यूट चल रहा है, न्यूज में आ रहा है, इंडिया में नया सेंसस आने वाला है। सो आई विल टेक दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, अभी आज पहले बात करते हैं। मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी विल नॉट एबल टू डू इट, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और मैं जो करंट अफेयर्स कराता हूँ ना आपको, मैं हमेशा आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ कंसीडरिंग द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड। ठीक है, चाहे सीयूईटी हो, चाहे क्लैट हो, कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो जब मैं कुछ पॉइंट एम्फेसाइज करूँ ना इशू वाला, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा ये इस एग्जाम में ज्यादा आएगा, इस एग्जाम में कम आने के चांस। राइट, क्योंकि हर एक एग्जाम का ना थोड़ा सा नेचर होता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये चीज भी आप ध्यान रखा करो, जब मैं बोलता हूँ तो प्लीज नोट डाउन दैट पार्ट। सारे एग्जाम डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच। जैसे क्लैट है, अब क्लैट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, सीयूईटी है, बाकी बीबीए एंट्रेंसेस है, तो वहां पर फैक्चुअल न्यूज ज्यादा है। तो मैं सबके हिसाब से मैं टॉपिक कवर करता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर जब मैं बोलता हूँ ना कि ये इसमें ज्यादा आएगा, ये इसके चांस है, तो वो नोट डाउन कर लिया करो। इट इज समथिंग विच आई हैव लर्न बाय एक्सपीरियंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे और आपको लोग पढ़ाते भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि एग्जाम में आता क्या है। ठीक है, बिकॉज इन यही एक पॉइंट है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा, इन एवरी क्लास आई यूज टू गिव सम क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, because if you see CUET, if you see CLAT, if you see other exam, एक क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जरूर आता है। इसलिए मैं स्पेस मिशन जरूर कराता हुआ चलता हूँ, क्योंकि एक पेट टॉपिक है, वहां से आएगा। तो अगर आपने लेट से 5-6 ऐसे इश्यूज कर लिए, एक फंस जाएगा। ठीक है, देर इज सम सिलेबस, देर इज सम सिलेबस, अवार्ड का एक सिलेबस है, अपॉइंटमेंट आता है एग्जाम। तो जैसे अंजू, आज मैंने आपको बताया वो लॉ वो बनी है, तो वो क्या है, एक अपॉइंटमेंट हो गया। ऑस्कर क्या हो गया, अवार्ड वाली कैटेगरी हो गई। तो इन अ वीक वी शुड सी दिस थिंग ऑल्सो, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? डेज हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जैसे आज है इंटरनेशनल वुमेन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025, नाम से समझ में आ रहा है, वुमेन राइट्स, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का बढ़े, उसके लिए बनाया जाता है, टू गिव वुमेन अ ऑनर। राइट, 2025 का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसकी थीम क्या रखी गई है? एक्सेलरेट एक्शन, emphasize the need of a swift and decisive step to gender parity। जेंडर पैरिटी भाई इक्वल हो, मैन मेल फीमेल इक्वल, राइट। तो याद रखना है इंटरनेशनल। सर हाउ सुंदरबन फॉर्म? बेटा सुंदरबन आर फॉर्म बाय डेल्टा। देखो होता क्या है, अभी किसी का क्वेश्चन है, जस्ट 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 कटिंग डाउन टेस्ट टू एक्सप्लेन। होता क्या है, जैसे सपोज करो दिस इज सरफेस, रिवर आ रही है। अब रिवर क्या होती है, रिवर जब लैंड से सी में जाएगी, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर की स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि वो जो रिवर है, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएगी। तो जब वो ड्रेन करने वाली होगी ना नीचे, सर, ओशन में, तो वो जो सेडिमेंट्स होंगे वो सेट होने शुरू हो जाते हैं, सेटल होने शुरू हो जाते हैं। और वो सेटल सेटल होते हुए वहां पे एक तरीके से ना, आप बोल सकते हो ऐसा, यू नो, सॉल्यूशन टाइप सरफेस बन जाता है।
जिसमें सेडिमेंट ज्यादा होते हैं, पानी कम होता है, क्योंकि पानी जो रिवर का वाटर है वो धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्स वो सेटल होते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो उस फॉर्मेशन को जोग्राफिकली हम बोलते हैं डेल्टा, एंड सुंदरबन इज वन ऑफ द डेल्टा। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना आएगा नहीं बस, पर आपने पूछा है तो मैंने बताया है। ठीक है, जो बच्चे ज्योग्राफी वाले होते हैं ना, उन्होंने बुक पढ़ी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी क्लास 11th में, उसमें ये सब कुछ। चलो है, आते हैं हम आगे, वर्ल्ड वुमेन डे। यस यस यस, इन फिजिकल ज्योग्राफी उसमें सब है ना, फिजिकल पार्ट जो कैसे बनते हैं वो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक्सेलरेटेड एक्शन, आपको ध्यान रखना है, इस बार की थीम रही है। ठीक है, अब इंटरनेशनल वुमेन डे का जो आइडिया है ना, वो डेवलप हुआ था बीजिंग डिक्लेरेशन में 1995। अब ये बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो 1995 में यहाँ पर एक समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें वो करा था। सर इज इन दैट फेमस फॉर मैनग्रोव ट्री, आई थिंक सुंदरी दे आर, यस यस, मैनग्रोव्स जो है ना बेटा, मैनग्रोव्स आर द टाइप ऑफ ट्रीज which are, you know, what you call survive in a saline water। तो जितने भी आप डेल्टा या कोस्टल रीजन देखोगे, वहां पर आपको मैनग्रोव्स ही मिलेंगे। तो मैनग्रोव्स की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव यू नो ब्रीदिंग रूट्स, है ना, उनकी, उनका ऐसे होता है, मतलब उनकी स्टेम से ऐसे रूट्स आती है, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स। तो आपको जनरली कोस्टल रीजन होगा, डेल्टा रीजन होगा, वहां पे मैनग्रोव्स ही मिलेंगे। सुंदरी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, सुंदरी एक मैनग्रोव का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कोस्टल किसी भी जगह जाओ, जैसे आप थाईलैंड वगैरह घूमने जाओ, आपको बहुत वहां पे मैनग्रोव्स दिखेंगे। ठीक है, उनकी ऐसे इतनी बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ब्रीदिंग रूट्स, क्योंकि जो मैनग्रोव्स वाला एरिया होता है, वहां पर एक टाइम पे पानी बहुत आ जाता है, यू नो, एट टाइम्स देयर इज, यू नो, दे आर कवर्ड विद वाटर, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद पानी नहीं होता, तो दे हैव दिस प्रॉपर्टी दैट दे कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ, यू नो, लोकेशन, राइट। So Beijing Declaration is related to women rights. This declaration took place in 1995, and this is the first formal platform where they have talked comprehensively about the women rights. उसके बाद से आप देखोगे हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनता है, और इसमें 12 एरियाज पे बात करी गई थी कि फीमेल को एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस सब में मौका मिले। आजकल वुमेन्स डे बस बुके दे के वुमेन्स डे नहीं बनता, है ना। वुमेन्स डे ये सारी चीजों से बनता है, एजुकेशन अच्छी दो, एम्पावरमेंट दो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। या दिल्ली ने एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है, नाउ वी हैव अ वुमेन चीफ मिनिस्टर, इट्स अ गुड थिंग, यू नो, इट सेट द एग्जाम्पल, इट सेट द टोन, तो ऐसा होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या, बुके देते हैं खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में यू हैव टू गिव राइट्स, यू हैव टू आस्क द ओपिनियंस, यू हैव टू गिव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक कैसे डेवलपमेंट। हाँ सर, व्हाट एग्जैक्टली कम इन दी एनवायरमेंटल स्टडी। बेटा एनवायरमेंटल स्टडी में, लिटरेसी में, बेसिक एनवायरमेंट जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया ना, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज एनवायरमेंटल, राइट। कार्बन फुटिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, आई विल टेक सम वर्कशॉप्स ऑल्सो, तो उसमें मैं कवर कराऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, इकोसिस्टम क्या होता है, राइट, नाइट्रोजन साइकिल, एसिड रेन, जो आपने क्लास 10 तक का पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। एनवायरमेंट एक हॉट टॉपिक है, देख रहे हो सीयूटी ने भी अपना सिलेबस चेंज करा एनवायरमेंट। ठीक है, यस 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 यस, ईवीएस आप बोल सकते हो, वही वही उसके आपका पार्ट होगा। वो आपके लिए एक अच्छी, यू नो, भाई, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, कितने डेसिबल के बाद नॉइज पॉल्यूशन होता है, ग्रीन मफलर क्या होता है, जो बेसिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ठीक है, नहीं हार्ड नहीं होगा यार, पढ़ने वाले बच्चे के लिए हार्ड नहीं होता, अब इसे हार्ड और इजी मत करो, बढ़िया होगा, आप बस मेहनत करो। ठीक है, अब वुमेन के बारे में इंडिया की कंटेक्स्ट में हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंटेक्स्ट में बात करें, तो वी हैव आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बेटा बात करता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है दैट आर्टिकल 14 15 में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो वुमेन
राइट हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में याद रखना हम इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑल्सो यू नो व्हाट यू कॉल्ड मोटिवेट अबाउट दिस थिंग, अबाउट इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यस एग्जैक्टली। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, जो कि जिसने वो क्या बोला है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, वो भी किसके लिए आया है, आपका इंडिया में आया है। तो ये भी वुमेन को एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगी, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि वुमेन्स डे पे राइट्स तो पता हो ना भाई पहले, क्या क्या राइट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में यही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिलिमिटेशन से। टिल देन स्टे ब्लेस, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। सर कैन 70, बेटा 73 74 अमेंडमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, 73 आपका रिजर्वेशन की बात करता है पंचायत में फीमेल की, और बेटा 74 बात करता है म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। तो वो ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 1993 से। ये वाला जो रिजर्वेशन है 33% वाला, ये रिजर्वेशन बात करेगा 33% रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन की, ये बात करेगा लोकसभा में। ठीक है, रिजर्वेशन की याद रखना, ये राज्यसभा में बात नहीं करेगा, राज्यसभा में नहीं है रिजर्वेशन, ये आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात नहीं करेगा, ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के में 33% की बात कर रहा है। और जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में ऑलरेडी हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है 33 में, 73 74 में, 74 में म्यूनसिपैलिटी में, 73 में पंचायत। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? सर व्हाट इज द कंपटीशन ऑफ जीके इन सीयूईटी composition? शिवम सी, देयर इज नो एग्जैक्ट composition। लास्ट ईयर तक का मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रहता था कि 60 क्वेश्चंस आते थे, 60 में से 50 करने होते थे 60 मिनट्स। तो लास्ट ईयर ये जो 60 क्वेश्चन थे उसमें 26 क्वेश्चन सिर्फ जीके के थे, फिर बचे हुए क्यूए के थे, उसके बाद एलआर। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार 60 नहीं आएंगे, इस बार तो 50 आएंगे। इस बार इंटरनल चॉइसेस नहीं होगी। पहले तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, आप 60 में से 50 करते थे तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, देयर विल बी 50 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट इन 60 मिनट। तो कहीं भी ये रूल नहीं है कि ये बराबर आएगा, हो सकता है कोई 25 आ जाए, कोई 10 आ जाए, कोई 5 आ जाए, मतलब इस तरह से कुछ भी हो सकता है। वहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं गिवन नहीं है कौन से सेक्शन के कितने क्वेश्चन आएंगे। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दो स्टेट्स विच हैव, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल वही होता है जहाँ बाय कैमरल होता है। बाय मतलब टू, कैमरल मीन्स अ प्लेस वेयर लॉज आर मेड। ठीक है, will cut off reduce, obviously it will reduce, we will discuss that part after the exam and all। थोड़ा डिफिकल्टी तो ऑब्वियसली बढ़ी है क्योंकि अब इंटरनल चॉइसेस नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, so definitely it will impact the cutoff, but we will discuss all these things after the exam। first focus on the exam part। anything else? Okay, चलो see you soon, till then stay blessed, good luck and have a nice